बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक ट्रेंड्स इन बॉन्डिंग इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3। पीरियड 3 के जो ऑक्साइड और क्लोराइड्स हैं उनके बॉन्डिंग ट्रेंड्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं और क्लोराइड्स क्या होते हैं। ऑक्साइड्स बेसिकली बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, यानी ऑक्साइड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें अगर दो एलिमेंट हैं तो एक ऑक्सीजन होएगा और एक दूसरा एलिमेंट होएगा। क्लोराइड्स जो हैं वो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन, यानी इनमें ये क्लोराइड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एक एलिमेंट जो है वो क्लोरीन होएगा, तो उन्हें हम क्लोराइड्स कहेंगे। अब यहाँ पे हम बने बात करनी है पीरियड 3 की। इन दोनों का जो क्राइटेरिया हमने चेक करना है वो चेक करना है पीरियड 3 का। पीरियड 3 में हम जो भी ग्रुप्स हैं उनको हम ना दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। अब दो कैटेगरीज देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट कैटेगरीज आती है वो आती है कह लें आप मेटल्स की। ग्रुप 1 + 2 + 3 फर्स्ट हमारे पास ये कैटेगरी आती है। और थर्ड अगर हम चेक करें तो हमारे पास आती है ग्रुप 4, 5, 6 और 7, ये कैटेगरी सेकंड आ जाती है। अब ग्रुप 3 में अगर हम देखें तो ये हमारे पास मेटल्स हैं, ये मेटल्स हैं। अब ग्रुप 13 के मेटल्स होने की वजह से आपको पता है जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। अब मेटल्स तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, लेकिन मेटल्स जब ऑक्साइड्स बनाएंगी तो वो उनमें एक मेटल होएगी और एक हमारे पास ऑक्सीजन होएगा। तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है जबकि ऑक्सीजन जो है वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मिलेंगे आपस में तो हमारे पास ये क्या बनेंगे, आयनिक कंपाउंड बनेंगे और वो आयनिक करैक्टर को शो करेंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आयनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अटैच होते हैं। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन में एक एलिमेंट तो ऑक्सीजन है और वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो और दूसरा एलिमेंट मेटल है जो सॉरी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे और वो आयनिक करैक्टर शो करेंगे। इस तरह ये अगर हम देखें ग्रुप 4, 5, 6 वगैरह, तो ये हमारे पास जो है ये नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये आपस में कवलेंट कंपाउंड यानी म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, जिनके नीचे में कवलेंट करैक्टर शो, जो कवलेंट जो कंपाउंड्स बनेंगे वो कवलेंट करैक्टर शो करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑक्साइड्स की टाइप्स हैं। जी, अब है हमारे पास ऑक्साइड्स की टाइप्स। ऑक्साइड्स बेसिकली जो है वो तीन तरह के होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और एसिडिक ऑक्साइड्स। सबसे पहले हमारे पास है बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स जो होते हैं इनको अगर हम वाटर में ऐड करें, वाटर के साथ इनको रिएक्ट करवाएं तो ये हमारे पास एल्कलीज बनाते हैं। अब एल्कली आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एल्कली हमारे पास क्या होती हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस होती हैं। अब वाटर क्योंकि ये भी एल्कलीज भी बेसिस हैं, इस वजह से इन ऑक्साइड्स को हम बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। इन ये बनते कहते हैं बेसिकली जब कोई भी मेटल जो है वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड बनता है। तो जो मेटल ऑक्साइड बनता है वो बेसिकली बेसिक ऑक्साइड होता है। अब इसकी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लिखूं तो ग्रुप हमारे पास बेसिकली मैग्नीशियम है। अगर हम देखें तो मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगी तो हमारे पास MgO बनेगा और इक्वेशन को इस तरह हम बैलेंस कर सकते हैं। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास एक बेसिक ऑक्साइड है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं ये आयनिक करैक्टर शो करते हैं।
अब ये आयनिक करैक्टर क्यों शो करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब मेटल और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो मेटल क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो वो उनके आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़े होते हैं और वो बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। इस वजह से इनमें आयनिक करैक्टर पाया जाता है। अब अगर यहाँ पे हम देखें नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे ना ये जो अल्कली बन रही है ना वो हाइड्रोक्साइड है, यानी वाटर को हमने बेसिक ऑक्साइड में ऐड किया तो हमारे पास सपोज जो भी मेटल यूज कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह बनेगी। अब यहाँ पे एक टर्म बयान की गई है ग्रुप टू के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बेसिकली डिक्रीज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब इसको आपने जस्टिफाई करना है कि ऐसा हमारे पास है क्यों। ग्रुप टू के हाइड्रोक्साइड बेसिकली की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज डाउन द ग्रुप करती क्यों है। इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से हाइड्रोक्साइड्स हैं ग्रुप टू के एलिमेंट्स के। जी ये हमारे पास ग्रुप टू के एलिमेंट्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम शामिल है। इन सब के मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बना लिए। अब अगर हम टॉप टू बॉटम यहाँ पे मूव करें ग्रुप के अंदर तो आपको पता है टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करता है केटाइन यानी जो मेटल्स हैं उनका साइज इंक्रीज करेगा और जो हाइड्रोक्साइड है उनका तो साइज सेम है। अब साइज इंक्रीज करने की वजह से बेरियम का साइज सबसे बड़ा है और बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है। अब बेरियम का साइज सबसे बड़ा होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, उसकी वेलेंस शेल पे जो ग्रिप है वो कम होएगी कंपैरेटिवली बेरिलियम की। यहाँ पे साइज स्मॉल होने की वजह से इसकी अपने वेलेंस शेल पे ग्रिप ज़्यादा है, तो यहाँ पे बेरिलियम की अपने वेलेंस शेल पे सही तरह ग्रिप नहीं है। इस वजह से जो बेरिलियम और हाइड्रोक्साइड का आयन बनेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का आयन बनेगा, उसके साथ जो अट्रैक्शन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। जब अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं होगी ये बॉन्ड होगा वीक, तो बॉन्ड वीक होएगा तो इसलिए इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास एक यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी होती है जब किसी भी सॉलिड आप कंपाउंड को उसके आयंस में चेंज करेंगे तो हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एक सॉलिड को उसके गैसियस आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, उससे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। अब यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड बहुत वीक है आयनिक कंपाउंड का, हमें बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। जब कम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये खुद बहुत ब्रेक हो जाएगा तो आयंस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोक्सल ग्रुप अलहदा हो जाएगा और वो इजीली वाटर में या किसी सॉल्युबल होएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम है, लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप हो रही है क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है। अब लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो हमारे पास हमें इसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होकर आयंस में चेंज होएगा और वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। तो इस तरह इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करें तो वो इंक्रीज करती है क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज कर रही है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे अल्कलाइनिटी इंक्रीज करती है। अल्कलाइनिटी क्यों इंक्रीज करती है? बेसिकली अल्कलाइनिटी होती क्या है? सबसे पहले अल्कलाइनिटी होती है कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड। अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है अगर डाउन द ग्रुप मूव करें तो। उसकी वजह भी यही है, अगर ये इजीली हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल होएगा तो डेफिनेटली वो जल्दी किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को। अब तो डेफिनेटली उसकी अल्कलाइनिटी ज़्यादा है। तो ये रीजंस आपने याद रखनी है। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं आपके पास कि अल्कलाइनिटी डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज हो रही है या सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप टू हाइड्रोक्साइड क्यों डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है। जी अब आपने देखा कि यहाँ पे क्योंकि बेसिक ऑक्साइड्स के केस में मेटल्स यूज़ हो रही हैं यानी ग्रुप 1, 3
1 2 3 वाली जो कैटेगरी मैंने आयनिक करैक्टर वाली बनाई थी वो किसकी है, वो बेसिक ऑक्साइड्स की है। ग्रुप 4 5 6 जो इनमें से जो नॉन मेटल्स हैं उनकी अगर हम देखें तो नॉन मेटल्स हैं वो बेसिकली एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब नॉन मेटल्स को जब हम सपोज मैं यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड को अगर रिएक्ट करवाऊंगा वाटर के साथ तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा H3 H2SO3। अगर इसी तरह मैं फास्फोरस ट्राइऑक्साइड को रिएक्ट करवाऊंगा वाटर के साथ तो प्रोडक्ट बनेगा H2PO3। ऊपर हमारे पास बन रहा है सल्फ्यूरस एसिड और नीचे फास्फोरस एसिड बन रहा है। अब इन दोनों में अगर देखें तो ये दोनों यहाँ पे क्योंकि बन रही थी अल्कलीज बन रही थी तो यहाँ पे हमारे पास उसके अपोजिट एसिड्स बन रहे हैं। अब इन एसिड्स बनने की वजह से हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, यानी जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, इस वजह से ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर हमारे पास जो ऑक्साइड्स हैं बेसिकली इनके एसिडिक ऑक्साइड वो अगर वाटर के साथ रिएक्ट करें तो क्योंकि एसिड्स बना रहे हैं, पहले हमारे पास वाटर सॉल्युबल बेसिस यानी अल्कली बन रही थी, इस वजह से हम इन्हें एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखी जाए तो ये हमारे पास कोवलेंट इन नेचर है। जबकि हमारे पास बेसिक जो थी बेसिक ऑक्साइड्स जो थे वो आयनिक करैक्टर रखते थे, ये कोवलेंट है। इसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे नॉन मेटल्स यूज़ हो रही हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होती हैं। अगर इलेक्ट्रो नेगेटिव होती हैं तो ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं, तो ये हमारे पास दोनों इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं, दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाएंगे और हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट होएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ यहाँ पे देखें इनको, अगर हम अब तीसरी जो एसी इनकी प्रॉपर्टी है वो है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन हम मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है। अब यहाँ पे मैं अगर बनाऊँ सिलिकॉन ऑक्साइड हमारे पास ये है, तो ये अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो यहाँ पे बनाएगी Na2SiO3 प्लस वाटर। अब ये बेस के साथ जब हमने एसिडिक ऑक्साइड्स को रिएक्ट करवाया तो साल्ट और वाटर बने हैं, तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया है कि ये जो सिलिकॉन ऑक्साइड है ये एज एसिड बिहेव कर रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ऑलरेडी हमारे पास बेस है, ये इसके साथ मिलेगा और सोडियम सिलिकेट जो कि एक साल्ट है वो बन रहा है और साथ में वाटर बन रहा है, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक रह गया दरमियान में एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब हम उससे डिस्कस करते हैं। तीसरा जो ऑक्साइड की टाइप है वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो इनको हम एसिड और बेस एसिड या बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेसिस, यानी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे एसिड और बेस के दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल लूँ, हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसको मैं एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्ट करवाऊंगा। अगर सपोज मैं इसको रिएक्ट करवाता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हम इसे रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास बनता है AlCl3 और दूसरी चीज़ यहाँ पे वाटर बनता है। अब इक्वेशन को अगर बैलेंस करें तो हमें यहाँ पे 3 वाटर मालिक्यूल्स बनेंगे, 2 एल्युमिनियम क्लोराइड बनेंगे और 6 HCl यूज होंगे। तो हमारे पास ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। उसके बाद अगर सपोज करें मैं इसे रिएक्ट करवाता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन के सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में हमारे पास वाटर बनेगा। अब यहाँ पे क्या सीन है कि ये HCl तो एसिड है, प्रोटॉन डोनेट करता है। अब ये प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाले रिएक्शन में ये एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है। अब बेस के तौर पर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट वाटर बना रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। यहाँ पे अगर देखें तो ये तो एक बेस है जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करती है,
तो बेस के यहाँ पे एज एसिड बिहेव कर रहा है और साल्ट वाटर बना रहा है, तो ये एज एसिड और बेस दोनों के तौर पे रिएक्ट कर सकता है, इस वजह से हम इसे कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यही था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, शुक्रिया।